इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पे राजनीति विज्ञान, भारतीय राजनीति विज्ञान, इंडियन पॉलिटिकल साइंस का जो आपको है, आपको आरएम का, इसका आपको अध्याय 4 भाग 1 आपको राजनीतिक अवधारणा का अध्याय 4 आपको देखेंगे। अध्याय 4 के पहला आपको वीडियो होगा अधिकार। अध्याय 4 का नाम आपको यहाँ पे अधिकार, राइट्स। अध्याय 4 में आपको यहाँ पे अधिकार, राइट्स है, तो इनको हम यहाँ पे देखते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 होगा अध्याय 4 का। देखिए अधिकार यहाँ पर आपको है अधिकार व्यक्ति का अधिकार व्यक्ति का वह दावा है। देखिए अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है और उसे शासन द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता, अतः नैतिक दावा ही अधिकार कहलाता है। अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है और उसे शासन द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता, अतः नैतिक दावा ही अधिकार कहलाता है। अब देखिए इसका आशय क्या है। देखिए आशय यहाँ देखिए अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन। अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन है और मानवीय इतिहास में अधिकारों की प्राप्ति के लिए लंबा संघर्ष देखा गया। फ्रांसीसी एवं अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिकारों की घोषणा व्यापक रूप में स्वीकृत की गई। फ्रांसीसी एवं अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिकारों की घोषणा व्यापक रूप में स्वीकृत की गई। माना गया है कि व्यक्ति जन्म से समान एवं स्वतंत्र है। व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त है, जिसमें जीवन स्वतंत्रता एवं सुख जैसे अधिकार प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि मध्यकालीन सामंतवादी समाज में मानवीय अधिकारों के बजाय दैवीय अधिकारों को बल दिया गया। हैटफील्ड ने अधिकारों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। पहला दावे के रूप में, दूसरा स्वतंत्रता के रूप में, तीसरा छूट के रूप में, चौथा शक्ति के रूप में। अधिकारों का अर्थ अब सामान्यतः व्यक्ति उन मांगों अथवा दावों से है जिन्हें समाज स्वीकार करता है एवं राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। कांट के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध है, किसी अन्य का साधन। इसलिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के यंत्र की भांति प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। अधिकार सामान्यतः समाज में पाए जाते हैं, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वे दावे जिनकी समाज में स्वीकृति होती है वे ही अधिकार के रूप में होते हैं। मूल प्रश्न है कि क्या विषमतामूलक समाज में सभी व्यक्तियों के दावे का समान महत्व होगा? इसलिए अधिकार का अभिप्राय केवल राजनीतिक रूप में अधिकार की प्राप्ति नहीं, अपितु सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार भी आवश्यक है। जैसे मतदान का अधिकार तब तक एकांगी एवं अपूर्ण होगा जब तक व्यक्ति को कार्य का अधिकार एवं न्यूनतम गरिमा में जीवन का अधिकार न प्रदान किया जाए। अब अधिकारों का स्रोत या सिद्धांत देखिए। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या स्रोत यहाँ देखिए। पर आपको प्राकृतिक अधिकारों के जन्मजात समर्थक 17वीं सदी के विचारक जॉन लॉक हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार एवं संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार राज्य या सरकार साधन एवं व्यक्ति का अधिकार साधन है। लॉक के अनुसार राज्य या सरकार साधन एवं व्यक्ति का अधिकार साध्य है तथा राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्य इन अधिकारों की सुरक्षा करना है। लॉक के अनुसार राज्य या सरकार साधन एवं व्यक्ति का अधिकार साधन तथा राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्य इन अधिकारों की सुरक्षा करना है।
अधिकारों का पहला सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ, जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को प्रकृति से अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति को प्रकृति से अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार व्यक्ति को ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। राज्य या सरकार द्वारा नहीं। ये तो एक साधन है जिसके द्वारा इन अधिकारों की रक्षा की जाती है। अतः अतः लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर सीमित राज्य की कल्पना की। उसमें यह भी कहा गया उसने यह भी कहा कि इन अधिकारों को राज्य या सरकार द्वारा सीमित किया जाएगा तो व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार होगा। उनके अनुसार जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार जन्मजात है। उनके अनुसार जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार उनके अनुसार जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार जन्मजात है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को सबसे मुख्य माना एवं उसमें जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को सम्मिलित कर ले अमेरिका में जेफरसन एवं मेडिसन द्वारा लॉक की इन मान्यता को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अमेरिका में जेफरसन एवं मेडिसन द्वारा लॉक की इन मान्यता को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्राकृतिक अधिकारों द्वारा लॉक ने निरंकुश राज के बजाय संसद की शक्तियों का समर्थन किया। अब आप आगे यहाँ पे देखिए, इसकी आलोचना यहाँ पे देखिए। आलोचना रीची के अनुसार प्राकृतिक शब्द को परिभाषित करना ही कठिन है। इसलिए यह सिद्धांत अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है, क्योंकि प्राकृतिक शब्द के निम्न अर्थ हो सकते हैं: पहला, समुचित सृष्टि। दूसरा, गैर मानवीय भाग। तीसरा, आदर्श या संपूर्ण उद्देश्य के रूप में। चौथा, मौलिक अर्थ भी होता है। पाँच, आपको समान रूप में भी व्यक्त करते हैं। इससे प्राकृतिक शब्द अपने आप में अस्पष्ट, जैसे दास प्रथा को प्राकृतिक माना गया, जबकि कुछ ने अप्राकृतिक माना। कुछ लोगों के अनुसार पुरुष एवं महिलाओं के मध्य प्रकृति से ही समानता है, जबकि दूसरे इसे अस्वीकृत करते हैं। कुछ के अनुसार निजी संपत्ति प्राकृतिक अधिकार, जबकि कुछ इसका खंडन करते हैं। प्राकृतिक अधिकार वर्णित अधिकार परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को मानवाधिकार के रूप में चित्रित किया, जबकि व्यवहारिक रूप में तीनों एक दूसरे के विरोधी भी प्रतीत होते हैं। इसकी सबसे बड़ी विसंगति है कि व्यक्ति के अधिकार को समाज से पहले हम पृथक मान लिया गया। इसकी सबसे बड़ी विसंगति है कि व्यक्ति के अधिकार को समाज से पहले हम पृथक मान लिया गया, जबकि वास्तविक रूप में व्यक्ति के अधिकार समाज में सम्मिलित हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। अब दूसरा, वैज्ञानिक अधिकारों का सिद्धांत। दूसरा आपके यहाँ पर है वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत आपके यहाँ पर है। दूसरा देखिए, वैधानिक अधिकारों का यहाँ पर आपको सिद्धांत देखिए। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार को असंगत मानकर विधि के शासन का समर्थन किया। एडमंड बर्क ने भी प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं किया और राज्य की संकल्पना का विस्तार किया। इस सिद्धांत की मान्यता अनुसार अधिकार राज्य की देन है। राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार कहलाते हैं। यह ना तो मनुष्य को जन्मजात प्राप्त और ना ही व्यक्ति में अंतर्निहित है। इससे अधिकार प्रत्येक देश की विधि के सापेक्ष पाया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक देश में अधिकारों की अलग अलग सूची प्राप्त होती है। अतः अधिकार कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं। इस सिद्धांत का आधार हॉब्स के विचारों में देखा जा सकता है, जिसके अनुसार राज्य सरकार के अभाव में विधि, न्याय एवं अन्याय का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। क्योंकि विधि राज की देन है एवं अधिकार विधि के परिणाम है।
फिर आपको आगे यहाँ पे क्या वैधानिक अधिकार, देखिए वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत, यहाँ देखिए वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत देखें। वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी, देखिए वैधानिक अधिकार का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अनर्थकारी, बकवास, निरर्थक कहा। क्योंकि देखिए क्योंकि अधिकार राय द्वारा निर्मित होते हैं, बेंथम ने राय द्वारा निर्मित अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया। उसने न केवल प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकृत किया, अपितु विधि के द्वारा ब्रिटेन में सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। उसने ब्रिटेन में प्रचलित अनेक त्रुटिपूर्ण विधियों को अस्वीकृत किया। बेंथम ब्लैकस्टोन का आलोचक था क्योंकि ब्लैकस्टोन ब्रिटेन की विधि को विश्व में सर्वोच्च विधि मानता था। अब किसकी आलोचना देखिए आप, देखिए वाइल्ड के अनुसार विधि द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता, बल्कि विधि के द्वारा अधिकारों की पहचान प्रदान की जाती है एवं उनको संरक्षित किया जाता है। अधिकार सदैव विद्वान होते हैं, उन्हें चाहे दर्जा प्राप्त ना हो। वाइल्ड के अनुसार विधि द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता, बल्कि विधि के द्वारा अधिकारों की पहचान प्रदान की जाती है। अधिकारों की पहचान प्रदान की जाती है एवं उनको संरक्षित किया जाता है। अधिकार सदैव विद्वान होते हैं, उन्हें चाहे दर्जा प्राप्त ना हो। इसलिए वे लागू होते हैं कि क्या वे अधिकार है, ना कि वे लागू होते हैं कि वे अधिकार है। इसलिए वे लागू होते हैं कि क्या वे अधिकार है, ना कि वे लागू होते हैं कि वे अधिकार है। जो क्रियान्वित होते हैं वे अधिकार नहीं होते। इसलिए अधिकारों की वैधानिक एवं नैतिक मान्यता दोनों आवश्यक है। आपको आवश्यक। यह कहना कि राज अधिकारों की एकमात्र निर्माता यह असंगत है, क्योंकि कुछ व्यवहारिक बाध्यता प्रत्येक समाज में पाई जाती है, जैसे परंपरा, इतिहास एवं नैतिकता। इनसे भी अधिकार प्राप्त होते हैं, केवल विधि से नहीं। यह कहना कि राज अधिकारों का एकमात्र निर्माता है, यह असंगत है, क्योंकि कुछ व्यवहारिक बाध्यता प्रत्येक समाज में पाई जाती है, जैसे परंपरा, इतिहास एवं नैतिकता। इनसे भी अधिकार प्राप्त होते हैं, केवल विधि से नहीं। अब तीसरा यहाँ देखिए अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव को अधिकार इतिहास, परंपरा या मान्यताओं से प्राप्त है, ना कि समाज या राज्य से। देखिए एडमंड बर्क ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत को एक वाक्य में व्यक्त किया जा सकता है कि इतिहास अधिकारों का निर्माण करता है। अधिकार परंपराओं के ठोस रूप है, क्योंकि लंबे समय तक विद्वान परंपराएं अधिकारों का रूप धारण कर लेती है। अब यहाँ पर रीची के मतानुसार लोगों के अधिकार मूलतः परंपराओं से प्राप्त हैं, चाहे वे सत्य हो या असत्य हो। अतः परंपराएं प्राथमिक या आदिमकालीन विधि है, जिन्हें हम प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं। वे भी वस्तुतः परंपरा के ही परिणाम है। एडमंड बर्क ने अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया। वह प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक था, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में समाज या राज्य के बजाय व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की गई है। क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में समाज या राज्य के बजाय व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की गई है। जबकि आपको आगे देखिए, जबकि बर्क ने राज्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि यह सावयवी संस्था है, न कि कृत्रिम, जिसका इच्छानुसार निर्माण या भंग किया जा सकता है। अतः बर्क ने गौरवमयी अंग्रेजी क्रांति की प्रशंसा की, क्योंकि वह इस क्रांति को परंपरा आधारित क्रांति मानता था। जबकि फ्रांसीसी क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित था, इसलिए वह फ्रांसीसी क्रांति का विरोधी था। अब इसकी आलोचना हम देखिए, यह कहना कि हमारे सभी अधिकार परंपराओं से प्राप्त हैं अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है, क्योंकि हॉकिंग ने कहा कि क्या दास प्रथा सही थी। जब इसका औचित्यपूर्ण रूप में प्रयोग होता था। दास प्रथा का प्रयोग परंपरा के आधार पर किया गया। हम इसे अधिकार नहीं मान सकते। भारत में प्रचलित सती प्रथा, बाल विवाह एवं छुआछूत जैसी परंपराओं को अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः प्रत्येक परंपरा को अधिकार में दर्जा देना
अतार्किक एवं असंगत है। अतः प्रत्येक परंपरा को अधिकार का दर्जा देना अतार्किक एवं असंगत है। अब चौथा पॉइंट देखिए इसका सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, तो सामाजिक उपयोगिता का यहाँ पर आपको सिद्धांत, इसमें वस्तुतः इस सिद्धांत का आधार बेंथम के विचारों में ही देखा जा सकता है। बेंथम के अनुसार देखिए समाज में अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख प्राप्त होने चाहिए। दूसरे शब्दों में अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख का आशय सामाजिक कल्याण है, क्योंकि अधिकार सामाजिक कल्याण की वे परिस्थितियां हैं जो सामाजिक रूप में उपयोगी है। इससे बेंथम ने ब्रिटेन में प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों का प्रबल समर्थन किया। जो विधि शिक्षा जेल एवं प्रशासनिक सुधार संबंधित है थे जो विधि शिक्षा जेल एवं प्रशासनिक सुधार से संबंधित थे। अतः अधिकारों को वास्तविक रूप में सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है, वैधानिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं। जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हुए उनकी सामाजिक उपयोगिता है, इसलिए कोई भी अधिकार असीमित रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को देखिए व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन समाज के हित में इस पर प्रतिबंध आरोपित होते हैं। भारतीय संविधान ने जिन अधिकारों को स्वीकृत किया उनकी सामाजिक उपयोगिता निर्विवाद है। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक रूस के पाउंड एवं चाफी है। अब इसकी आलोचना देखिए। सामाजिक कल्याण शब्द अनेकार्थी एवं भ्रामक है, क्योंकि इसका अभिप्राय अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या बहुमत का हित या वह समान हित है जिसका लोग समर्थन करें। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी होती है। इसकी दूसरी बड़ी कमी यह है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों को संकुचित करते हैं, क्योंकि सामाजिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। कि क्या अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत अथवा व्यक्तिगत सिद्धांत। हम देखिए अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत या व्यक्तिगत सिद्धांत। देखिए व्यक्ति की चेतना में स्वतंत्रता अंतर्निहित होती है तथा स्वतंत्रता के अधिकार आवश्यक है। इन अधिकारों के राज्य समाज आवश्यक है। अधिकार हुआ भाग अथवा परिस्थितियां हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार ये परिस्थितियां राज्य अथवा समाज द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा पॉइंट अधिकार व्यक्ति की मांग है। अधिकार व्यक्ति की मांग अथवा दावा है जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो और राज्य द्वारा सुरक्षित हो। आदर्शवादी अधिकारों के सिद्धांतों में अधिकार जीवन अधिकार का अभिप्राय अधिकार का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी क्षमताओं या व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करे। ग्रीन के अनुसार देखिए आपको ग्रीन के अनुसार अधिकार वे शक्तियाँ जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहायक हो। ग्रीन के अनुसार अधिकार वे शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहायक हो एवं जिसके बिना व्यक्ति अपने सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति न कर सके। अतः ग्रीन ने अधिकारों को नैतिक दृष्टिकोण से देखा है, क्योंकि व्यक्तित्व या आत्मा में अंतर्निहित है। व्यक्तित्व या आत्मा में अंतर्निहित है। यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि ग्रीन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। इसलिए अधिकार समाज द्वारा प्रदत्त होते हैं। समाज से पृथक अलग रूप में अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। अधिक आपको आगे व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य उसके नैतिक व्यक्तित्व का विकास है। व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य उसके नैतिक व्यक्तित्व का विकास है एवं इसके लिए राज्य द्वारा आवश्यक परिस्थितियां प्रदान की जाती है। अतः ग्रीन के राज्य एक आवश्यक अच्छाई है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को बाध्यकारी रूप में नैतिक नहीं बनाया जा सकता,
बल्कि नैतिक बनने की परिस्थितियाँ प्रदान की जा सकती है। इसलिए ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति ने इच्छा ही राज्य का आधार है। ग्रीन के लिए राज व्यक्ति की इच्छा का बाह्य रूप अतः ग्रीन के लिए राज व्यक्ति की इच्छा का बाह्य रूप है, ना कि बाध्यकारी या दंडकारी संस्था है। ग्रीन ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा कि समाज से पहले व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, बल्कि समाज द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। अब आपको यहाँ पर आलोचना देखिए, वस्तुतः यह निर्धारण करना कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तित्व के विकास के लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ उपलब्ध वस्तुतः यह निर्धारण करना कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की किस प्रकार की परिस्थितियाँ उपलब्ध हो। इस अधिकार के सिद्धांत में इस प्रकार के सिद्धांत में सामाजिक हित या भलाई को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। जिसके द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना हो सकती है। सांस्कृतिक अधिकार का प्रचलन आपको 70 के दशक में आरंभ हुआ। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार में कुछ भौतिक परिस्थितियाँ अथवा न्यूनतम स्थितियाँ होती है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। आपको फिर यहाँ देखिए, क्या आपको आगे यहाँ पर है क्या अल्पसंख्यकों के अधिकार है। आगे हम क्या अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। देखिए, बहुसंस्कृतिवादियों ने अल्पसंख्यकों के अधिकार का समर्थन करते उदारवादी स्वायत्त एवं स्वतंत्र व्यक्ति की कल्पना को अस्वीकृत कर दिया। बहुसंस्कृतिवादियों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करते उदारवादी स्वायत्त व्यक्ति की कल्पना को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि व्यक्ति मूलतः संस्कृति एवं समुदाय का सदस्य होता है। राज द्वारा निर्मित विधियों पर संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप में पड़ता है। उदाहरण के विवाह, तलाक एवं संपत्ति इत्यादि विधियां संस्कृति से प्रभावित होता है। उदाहरण के विवाह, तलाक एवं संपत्ति इत्यादि विधियां संस्कृति से प्रभावित होती है। इसलिए राज द्वारा समान हित की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। तो सांस्कृतिक सापेक्ष होता है एवं कभी-कभी अन्य संस्कृतियों से संघर्ष होने की संभावना होती है। अतः बहुसंस्कृतिवादियों ने उदारवादी लोकतंत्र का एक विकल्प प्रस्तुत किया। उनके अनुसार समानता का अभिप्राय अल्पसंख्यक समुदाय की समानता नहीं होती। इसलिए अल्पसंख्यकों की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है। बल्कि बहुसंस्कृतिवादी के अनुसार राष्ट्र राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए समाज में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए आपको समाज में बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार राष्ट्र राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। देखिए, बहुसंस्कृतिवादियों के अनुसार राष्ट्र राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए समाज में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। विभेदकारी नागरिकता प्रस्तुत करते हुए बहुसंस्कृतिवादियों ने अल्पसंख्यकों के लिए 3 विशेष अधिकारों का समर्थन किया। पहला आपको यहाँ पर सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा स्वशासित सरकार का अधिकार, दूसरा आपको स्वशासित सरकार का अधिकार, तीसरा विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार, अब चूंकि राज बहुमत समुदाय की संस्कृति को प्रकट करता है। चूंकि राज जो है वो बहुमत समुदाय की संस्कृति को प्रकट करता है। फिर इसके आगे यहाँ पर है
यह प्रकट करता है इसलिए यहाँ प्रकट इसलिए अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक जीवन में कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता है। उदाहरण के कनाडा में सिखों ने हेलमेट पहनने से छूट देखिए उदाहरण के आपको कनाडा में सिखों ने हेलमेट पहनने से छूट देने की मांग की और कनाडाई सरकार ने उनकी मांग को स्वीकृत कर लिया। कनाडा में एशियाई मुल्क की महिलाओं को नर्सों की निर्धारित पोशाक से छूट प्रदान की गई। अतः उपरोक्त उदाहरण इस बात के प्रतीक है कि समानता का अभिप्राय सभी के साथ एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। अतः एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण फ्रांस में देखा जा सकता है जिसमें विभिन्न धर्मावलंबियों के धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध जिसमें विभिन्न धर्मावलंबियों के धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित कर दिया। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हानिकारक है। बहुसंस्कृतिवादियों ने केवल सांस्कृतिक रूप में विशेष अधिकारों का ही समर्थन नहीं किया अपितु इन समुदाय को वित्तीय एवं आधारभूत सहायता देने का भी समर्थन किया। जैसे संग्रहालय अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं सार्वजनिक त्योहार मनाने के लिए सहायता। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार का समर्थन बहुत संस्कृतिवादियों ने किया और उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन का सुझाव दिया कि जिससे यह वर्ग आपको स्वशासन में समर्थ हो सके। अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिए जाने का समर्थन किया जिससे समाज में समूहों के सांस्कृतिक अधिकार की रक्षा हो सके। अब आगे यहाँ देखिए पर्यावरणीय अधिकार समकालीन विश्व में अधिकारों का तीसरा चरण समूहवादियों के दो अधिकारों का चरण है। समकालीन विश्व में अधिकारों का तीसरा चरण समूहवादियों के अधिकारों का चरण है जिसमें पर्यावरणीय अधिकार की मांग की गई क्योंकि यूरोप में उत्तर भौतिकवादी समाज में लोगों की मुख्य चिंता जीवन की गुणवत्ता को लेकर है। भौतिक समृद्धि को लेकर नहीं। एक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मानव मात्र पे आवश्यक है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में ग्रीन मानव के लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना है। इससे यूरोप में शांति आंदोलन एवं वैश्वीकरण के विरोध में भी आंदोलन देखे जा रहे हैं। क्योंकि वैश्वीकरण से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। भारत में भी उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अंतर्निहित माना है। भारत में भी उच्चतम न्यायालय ने आपको जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अंतर्निहित माना है। अतः अधिकारों के व्यक्ति के अधिकार तथा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से भिन्न है। समूह के अधिकार के अंतर्गत नारीवादियों के अधिकार को सम्मिलित किया जा सकता है जिसमें उग्र अथवा आमूल नारीवादियों ने महिलाओं की विशेष भेद की स्थिति को देखते हुए उनके लिए अलग अधिकारों की मांग की। जैसे गर्भपात का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, विवाह एवं तलाक से संबंधित अधिकार। इनका तर्क है कि एक लोकतांत्रिक समाज में भी पुरुष तथा महिला की स्थिति में अंतर है। इसलिए महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अधिकार आवश्यक। इसलिए महिला के इसके अभाव में व्यक्तिगत देखिए अधिकारों की संकल्पना आधुनिक युग की देन है तथा इसका मूल आधार हॉब्स के विचारों में देखा जा सकता है जो निम्नलिखित है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण करना है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण करना है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म संरक्षण के तरीकों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र था। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म संरक्षण के तरीकों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र था। तीसरा, प्राकृतिक अवस्था में
तीसरा आपको कि प्राकृतिक अवस्था में, कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आत्मसंरक्षण के लिए कोई भी उपाय कर सकता था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आत्मसंरक्षण के लिए कोई भी उपाय कर सकता था। चौथा देखिए यहाँ पर प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक अवस्था, देखिए प्राकृतिक अवस्था समाप्त करने के व्यक्तियों ने परस्पर समझौता किया, तथा अपने ऊपर शासन करने के अधिकार का परित्याग किया। प्राकृतिक अवस्था समाप्त करने के व्यक्तियों ने परस्पर समझौता किया, तथा अपने ऊपर शासन करने के अधिकार का परित्याग किया। अब क्या हॉब्स के विचार, यहाँ देखिए हॉब्स के विचार में राज्य के अधिकारों का समर्थन, हॉब्स के विचार में राज्य के अधिकारों का समर्थन किया गया, इसलिए उसने पूर्ण सत्तावादी शासन का समर्थन किया। हॉब्स के विचारों में राज्य के अधिकारों का समर्थन किया गया, इसलिए उसने पूर्ण सत्तावादी शासन का समर्थन किया। हॉब्स के विचार में राज्य के अधिकारों का समर्थन किया गया, इससे उसने पूर्ण सत्तावादी शासन का समर्थन किया। अधिकारों की संकल्पना, देखिए अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता जॉन लॉक है। अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता आपको जॉन लॉक हैं। देखिए अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता जॉन लॉक है, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे। तब व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति, स्वास्थ्य और उसके शरीर के अंगों पर उसका अपना अधिकार है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन का संरक्षण करे एवं राज्य का निर्माण इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। दूसरे के जीवन का संरक्षण करें, राज्य का निर्माण इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। राज्य के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों को ना तो छीना जा सकता और ना ही सीमित किया जा सकता है। राज्य के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों को ना तो छीना जा सकता है, ना ही सीमित किया जा सकता है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि मैकफर्सन के अनुसार लॉक मौत पूंजीवादी विचारक हैं। इन्होंने संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकारों के सिद्धांत का प्रभाव अमेरिका एवं फ्रांसीसी क्रांति पर हुआ। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का प्रभाव अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति पर हुआ। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रभाव अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति पर हुआ। थॉमस पेन ने अपनी प्रसिद्ध कृति राइट्स ऑफ मैन 1791 में राइट्स ऑफ द मैन 1791 में लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, देखिए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की कई विचारकों ने आलोचना की। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत कई विचारकों ने आपको आलोचना भी किया। कई विचारकों ने आपको क्या आलोचना की। एडमंड बर्ग के अनुसार प्राकृतिक ये अमूर्त एवं तात्विक है। ये अमूर्त एवं तात्विक है, अधिक सरलीकृत है, अधिक विशेष इतिहास एवं परिस्थितियों की देन होता है। बर्ग के अनुसार आपको अधिकार एक विशेष इतिहास एवं परिस्थितियों की देन होती है। बर्ग ने यहाँ के लोगों को समाज के विकास के परिणाम से स्वाभाविक रूप में अधिकार प्राप्त हो गए। नागरिक और राजनीतिक अधिकार सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स परंपराओं की देन है। ऐसा बर्ग की मान्यता है। अब बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का जोरदार खंडन किया। इनके अनुसार समाज एवं राज्य से पहले अधिकारों की कल्पना करना पूर्णतः अतार्किक एवं निरर्थक है। बेंथम ने प्रदत्त होते हैं।
अतः इन्होंने लॉक की मान्यता को बकवास एवं अनगढ़ बताया। अतः इन्होंने लॉक की मान्यता को बकवास एवं अनगढ़ कहा तथा वैधानिक अधिकारों का परंतु व्यक्तिगत और राजनीतिक अधिकार विषमतापूर्ण देखिए, इंग्लैंड ने लॉयल कमीशन की रिपोर्ट में औद्योगिकरण के सामाजिक दुष्परिणामों को चित्रित किया। परिणामस्वरूप अधिकारों के द्वितीय चरण का विकास हुआ और कल्याणकारी राय द्वारा लोगों को सकारात्मक अधिकार प्रदान किए गए। या हार्ट के अनुसार लोगों को कल्याणकारी अधिकार दिए गए। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए न्यूनतम सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रीन के विचारों में कल्याणकारी अधिकारों पर बल दिया। ग्रीन के विचारों में आपको कल्याणकारी अधिकारों पर बल दिया गया। देखिए, ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत कर दिया। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत कर दिया। पहला देखिए, यहाँ पर ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में अधिकार एवं कर्तव्य विभाजन हो गया। पहला आपको देखिए यहाँ पर ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में अधिकार एवं कर्तव्यों का विभाजन हो गया। दूसरा, लॉक ने माना कि व्यक्ति का अधिकार जन्मजात है। तीसरा, अधिकारों को समाज के विरुद्ध माना गया, जिसे ग्रीन ने दोषपूर्ण कहा। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया, किंतु इसकी व्याख्या नितांत निम्न रूप में की। ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार मानव के नैतिक दावे हैं जिनके अभाव मानव पूर्ण नहीं हो सकता और समाज इस नैतिक दावे की पूर्णता में समाहित होता है। यह मानव का विकास एवं सामाजिक जीवन प्राकृतिक है। इससे प्राकृतिक अधिकार का आशय नैतिक पूर्णता प्राप्त करना है। इनके अनुसार व्यक्ति के नैतिक कार्य समाज में ही संपन्न होते हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार मानव के विकास के बाह्य परिस्थितियां हैं। हेरोल्ड लॉस्की ने लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता मूलतः व्यक्तिगत एवं राजनीतिक होने के साथ आर्थिक भी होती है। लॉस्की के अनुसार आपको स्वतंत्रता मूलतः व्यक्तिगत एवं राजनीतिक होने के साथ आर्थिक भी होती है। लॉस्की ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य की पहचान राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों के द्वारा होती है। राज्य की पहचान राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों के द्वारा होती है। मार्क्स ने उपरोक्त अधिकारों की संकल्पना की कड़ी आलोचना की। पूंजीवादी समाजों में प्राप्त अधिकार बुर्जुआ व्यक्ति का अधिकार है। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है, क्योंकि नागरिक रूप से समान माना जाता है, परंतु वर्ग विभाजित समाज उसके अधिकार एवं स्वतंत्रता निरर्थक सिद्ध होते हैं। उदारवादी अधिकारों की धारणा एक कृत्रिम व्यक्ति और यांत्रिक समाज पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है। मार्क्स के अनुसार मानव मूलतः सामाजिक प्राणी और वास्तविक स्वतंत्रता एवं अधिकार सामाजिक समाज में ही संभव होंगे। व्यवहारिक रूप में मार्क्सवादी राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार को विशेष बल दिया गया। व्यवहारिक रूप में मार्क्सवादी राजनीतिक अवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को विशेष बल दिया गया, किंतु व्यक्तियों से नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई।
अब के समकालीन विश्व में देखिए, समकालीन विश्व में अधिकारों की मांग देखिए, समकालीन विश्व में अधिकारों की समकालीन विश्व में अधिकारों की धारणा देखिए, समकालीन विश्व में अधिकारों की धारणा। जॉन लॉस ने सभी व्यक्तियों को प्राथमिक वस्तुओं को प्राप्त करने का समान अधिकार दिया। यद्यपि नव उदारवादी ने रॉस की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया था। इस संबंध में नॉजिक ने आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किया। व्यक्ति असीमित संपत्ति अर्जित कर सकता है, बशर्ते वह वैध हो, क्योंकि संपत्ति उसकी क्षमता एवं प्रतिभा का परिणाम है। समकालीन विचारक रोनाल्ड डॉकिन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टैकिंग राइट्स सीरियसली 1977 में मानवाधिकारों को नैतिक अधिकारों के रूप में व्यक्त किया। इनके अनुसार प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार होना चाहिए एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। वर्ष 1980 के दशक में पूरे विश्व में नव उदारीकरण की नीतियों का प्रयोग होने लगा। अतः कुछ विचारकों ने भविष्य में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की संकल्पना में कटौती की आशंका व्यक्त की। हाल क्योंकि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर ज़्यादा बल दिया गया। उपरोक्त मान्यता पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की अवहेलना करना संभव नहीं है। समकालीन समाज में परंपरागत समाजवाद एवं पूंजीवाद के मध्य का बिंदु तलाश किया जा रहा है, जिसे गिड्डिस ने तीसरा मार्ग कहा है। इनके अनुसार नव उदारवादी नीतियाँ कल्याणकारी अधिकारों के विरोधी नहीं है। ऐसी हिमायत अमर्त्य सेन ने भी की है। देखिए, इनके अनुसार नव उदारवादी नीतियाँ कल्याणकारी अधिकारों के विरोधी नहीं है। ऐसी ही मान्यता अमर्त्य सेन की भी है। अब मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, यहाँ देखिए मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको मानवाधिकार कहते हैं, जिनका मूल आधार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से। मानव को जाति, लिंग, संपत्ति, राष्ट्र राज्य के आधार पर नहीं, बल्कि मानव को मानव होने के आधार पर अधिकार प्राप्त होते हैं। कांट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के माध्यम से 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की घोषणा की स्वीकृति दी गई। मूलतः ये अधिकार हिटलर के सहयोगी थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के साथ बहुत बर्बर व्यवहार किया था। जिसके उपरांत मानवाधिकारों की घोषणा की गई, ताकि आगे से कोई हिटलर जन्म ना ले और अन्य मानवों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर सके। अब यहाँ देखिए मानवाधिकार का अर्थ देखिए, सामान्यतः मानवाधिकार एवं अधिकार समान रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसलिए जब लॉक जैसे विचारकों ने प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना प्रस्तुत की, तो यह मूलतः मानवाधिकारों का ही रूप था, क्योंकि मानवाधिकार का आशय व्यक्तिक उन्नैतिक आधारों से है। क्योंकि मानवाधिकार का आशय व्यक्तिक उन अनैतिक अधिकारों से है जो उसे प्राप्त थे। क्योंकि लोग जैसे व्यक्तियों के अधिकार मूलतः संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकार थे। उस समय महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या कालांतर में जी एस मिल ने महिलाओं के मताधिकार का प्रबल समर्थन किया। 19वीं एवं 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, जहाँ एक और फ्रांसीसी एवं अमेरिकी क्रांति के पश्चात अधिकारों को सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया गया, वहीं व्यवहारिक रूप में उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी दुनिया के देशों को इन अधिकारों से वंचित किया गया। अब के प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य जर्मनी में जिस प्रकार प्रजातिवाद के आधार पर मानव नरसंहार हुआ, वो अत्यंत बर्बर, अमान्य और घृणित था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से मानवाधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया, और यह उद्देश्य रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा होगी।
मैकफर्लन यहाँ देखिए, मैकफर्लेन ने आपको मानवाधिकारों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। पहला, मानवाधिकार देखिए, मानवाधिकार स्वतंत्र व्यक्ति मानव गरिमा एवं व्यक्ति के चयन विश्वास करता है। दूसरा, ये अधिकार देखिए, ये अधिकार सर्वोच्च है क्योंकि इनके उल्लंघन का आशय न्याय का उल्लंघन है। ये अधिकार सर्वोच्च है क्योंकि इनके उल्लंघन का आशय न्याय का उल्लंघन है। तीसरा देखिए, ये अधिकार व्यवहारिक है क्योंकि राज अथवा संवैधानिक उपायों के द्वारा इसे व्यवहार में लाया जाता है। संवैधानिक उपायों के द्वारा इसे व्यवहार में लाया जाता है। चौथा, इसे बाध्यकारी रूप में राज के द्वारा लागू किया जा सकता है। राज द्वारा लागू किया जा सकता है तथा राज द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। पाँचवा में देखिए क्या, यह सार्वभौमिक है क्योंकि मानव मात्र के लिए है। आगे अब यहाँ पर क्या कि मानवाधिकार से संबंधित वैचारिक विवाद देखिए यहाँ पर, मानवाधिकार से संबंधित वैचारिक विवाद यहाँ पर देखिए 10 दिसंबर 1948 को जब मानवाधिकार के घोषणा पत्र का सार्वभौमिक 10 दिसंबर 1948 को जब मानवाधिकार के घोषणा पत्र को सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया गया तो यह मानवता की बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि पहली बार विश्वव्यापी रूप में मानवाधिकारों को स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन व्यवहारिक रूप में इसमें वैचारिक विवाद स्पष्ट रूप से सामने आ गए। इस्लामी देशों विशेषतः सऊदी अरब ने मानवाधिकार की संकल्पना पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इस्लामी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता एवं धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः मूल प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप में कैसे लागू किया जाए। मानवाधिकारों पर सोवियत साम्यवादी खेमे की आपत्ति अलग थी क्योंकि साम्यवादियों के अनुसार ये मानवाधिकार नहीं बल्कि संपत्तिशाली पूंजीपतियों का अधिकार है। क्योंकि उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति को नागरिक राजनीतिक अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, जबकि मार्क्सवादियों ने आर्थिक अधिकारों को मूल या मुख्य माना। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार न्यूनतम आर्थिक परिस्थितियों एवं रोजगार को अधिक मुख्य है। एवं रोजगार का अधिकार मुख्य है। इसके विपरीत उदारवादी देशों का मानना है कि साम्यवादी व्यवस्थाएं सर्वाधिकारवादी है। जहाँ व्यक्ति को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। अतः एक दल का निरंकुश शासन एवं व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता से वंचित है। वस्तुतः इन वैचारिक विरोधों को देखते हुए वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों के दस्तावेजों में सिविल, राजनीतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों का सम्मिश्रण किया गया। अतः मानवाधिकारों के संदर्भ में साम्यवाद बनाम उदारवाद का विवाद समाप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए आपको आगे यहाँ पर क्या मानवाधिकार सार्वभौमिक या सापेक्ष देखिए, अफ्रीकी देशों द्वारा वर्ष 1981 में मानवाधिकारों के एक घोषणा पत्र बंजूर चार्टर जारी किया गया। मानवाधिकारों के संदर्भ में सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षवाद को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ। मानवाधिकारों के संदर्भ में सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षवाद को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ। इसलिए मूल प्रश्न है कि क्या पूरे विश्व में मानवाधिकारों का एकीकृत रूप स्वीकार किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात चीन जैसे साम्यवादी देश एवं अमेरिका जैसे उदारवादी देशों के मध्य मानवाधिकार को लेकर विवाद है। अमेरिका ने चीन पर सदैव मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया कि विशेषकर तिब्बती शरणार्थी एवं दलाई लामा के मुद्दे पर चीनी सरकार की विश्वव्यापी आलोचना की जाती है। यद्यपि गैर लोकतांत्रिक देश जैसे म्यांमार पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंध आरोपित किए गए। यद्यपि गैर लोकतांत्रिक देश जैसे म्यांमार पर भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। वर्ष 1980 के दशक में अफ्रीकी महाद्वीप के लोगों ने बंजूर चार्टर को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि अफ्रीकियों के मानवाधिकार गैर
अफ्रीकियों के मानवाधिकारों से भिन्न है, क्योंकि अफ्रीका की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ विशिष्ट है, क्योंकि अफ्रीका की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ विशिष्ट है। ये विशेष परिप्रेक्ष्य में ही मानवाधिकारों को लागू किया जाना चाहिए, विशेष परिप्रेक्ष्य में ही मानवाधिकारों को लागू किया जाना चाहिए। इसी मान्यता को किशोर मधुमनी जो कि म्यांमार के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मानवाधिकारों को देश का एवं परिस्थितियों के अनुसार माना सार्वभौमिक। उन्होंने मानवाधिकारों को देश का एवं परिस्थितियों के अनुसार माना सार्वभौमिक नहीं। दूसरे शब्दों में समाज या संस्कृति के सापेक्ष ही मानवाधिकारों को लागू किया जा सकता है। फिर आपको ये देखिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ एशियाई मूल, आपके यहाँ देखिए एशियाई मूल, देखिए महातीर मोहम्मद कौन सा एशियाई मूल पाश्चात्य मूल्यों से अलग है। एशियाई मूल का आशय समाज को प्राथमिकता, सत्ता का सम्मान, परिवार को महत्व प्रदान करना है। अतः समाज में संघर्ष को या सहमति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः बहुसंस्कृतिवादियों ने माना कि समाज में अल्पसंख्यक समूह के अतः बहुसंस्कृतिवादियों ने माना कि समाज में अल्पसंख्यक समूह के अधिकार बहुसंख्यक समूहों के अधिकार से भिन्न होते हैं। इसलिए एक देश में अधिकारों में विभेद किया जाता है तो दूसरे विश्व में अधिकारों का एक ही रूप व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो सकता। इसलिए एक देश में अधिकारों में विभेद किया जाता है तो पूरे विश्व में एक देश में अधिकारों में विभेद किया जाता है तो पूरे विश्व में अधिकारों का एक ही रूप व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो सकता। यद्यपि मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद की आलोचना की गई कि वे एशियाई मूल्यों की आड़ में गैर लोकतांत्रिक शासनों को वैधता प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एशियाई समाजों के पूर्णतः उपयुक्त है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि एशियाई समाज स्पष्ट रूप से पश्चिमी समाजों से भिन्न है एवं मानवाधिकार को लागू करते समय इस भिन्नता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। आपको आगे यहाँ देखिए क्या कि मानवाधिकारों से संबंधित विवाद अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी है। मानवाधिकारों से संबंधित विवाद अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी है कि वस्तुतः मानवाधिकारों उल्लंघन किया जाता रहा है। आतंकवाद एवं विघटनवाद को किस प्रकार परिभाषित किया जाए। अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही मानदंड का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे कुर्द लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप सद्दाम हुसैन पर लगाया गया, जबकि चेचनिया के संदर्भ में पहले पश्चिमी देशों में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। जबकि चेचनिया के संदर्भ में पहले पश्चिमी देशों मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा। जबकि चेचनिया के संदर्भ में पहले पश्चिमी देशों में मानवाधिकारों को उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अब आपको 11 सितंबर 2001 की आतंकवादी घटना के पश्चात पश्चिमी देशों एवं अमेरिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। अमेरिका के अनुसार लीबिया एवं ईरान जैसे राष्ट्र आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका का दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। मानवाधिकारों को मूल आधार लॉक के विचारों से ही आरंभ हुआ और इसका विकास लॉस्की तक हुआ। व्यावहारिक रूप में द्विपक्षीय विश्व युद्ध के पश्चात मानवाधिकारों को वैश्विक संस्था के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानवाधिकारों को वैश्विक संस्था के द्वारा वैश्विक रूप में लागू करने का प्रयास किया गया। मानव के अधिकार मानव होने के कारण प्राप्त हुए हैं। मानवाधिकारों की आरंभिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 के पश्चात इसमें समूह के अधिकारों पर भी बल दिया गया। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते वर्ष 1966। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते वर्ष 1966 के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि प्रत्येक निर्जातीय धार्मिक भाषा एवं अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति आचरण एवं इसके प्रयोग की आज़ादी है। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 में कहा गया कि राष्ट्रीय या निर्जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने, धर्म को मानने एवं आचरण करने तथा निजी एवं सार्वजनिक जीवन में अपनी भाषा के प्रयोग का अधिकार है।
अल्पसंख्यकों के इसी सांस्कृतिक अधिकार को बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। अल्पसंख्यकों या समूह के अधिकार, अल्पसंख्यकों या समूह के अधिकार के समर्थकों ने मानवाधिकार को सापेक्षिक माना। इनके अनुसार देखिए, इनके अनुसार सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों लोकतांत्रिक राज स्वयं को सभी धर्म एवं संस्कृतियों से तटस्थ मानते हैं। लोकतांत्रिक राज स्वयं को सभी धर्म एवं संस्कृतियों से तटस्थ मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में राज्य एवं सरकार के द्वारा बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति एवं मूल्यों को समर्थन किया जाता है। इसलिए बहुसंस्कृतिवादी सार्वभौमिक अधिकारों के बजाय विभेद के समर्थक है। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार के बजाय इनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार किया जाना चाहिए। अब देखिए, किम लिखा ने बहुसंस्कृतिवादी मान्यता को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। पहला देखिए, समाज में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दूसरा अधिकार व्यक्तियों के ही नहीं, देखिए अधिकार व्यक्तियों के ही नहीं अपितु समूहों के भी होते हैं। अधिकार व्यक्तियों के ही नहीं अपितु समूहों के भी होते हैं। तीसरा, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए था, उनकी विशिष्टता को संरक्षित किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए था, उनकी विशिष्टता को संरक्षित किया जाना चाहिए। चौथा आपके यहाँ उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार की संकल्पना बहुमत समाज द्वारा निर्धारित होती है। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार की संकल्पना बहुमत समाज द्वारा निर्धारित होती है। अब भिखु पारिक के अनुसार प्रत्येक समुदाय को अपनी सामुदायिक पहचान बनाने के लिए अलग अधिकारों की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने की विशेष आवश्यकता होती है। समकालीन समाज अत्यधिक वर्ष 1980 के दशक में समूह के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की मान्यता प्रभावी हुई, परंतु इस संबंध एक व्यावहारिक समस्या भी उत्पन्न होती है। कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा एवं संस्कृति के बजाय बहुमत की भाषा और संस्कृति सीखने के इच्छुक होते हैं। परंतु इस संबंध में एक व्यावहारिक समस्या भी उत्पन्न होती है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा एवं संस्कृति के बजाय बहुमत की भाषा और संस्कृति सीखने के इच्छुक होते हैं। समुदायवादियों का मानवाधिकारों के प्रति दृष्टिकोण यहाँ पर देखिए। समुदायवादी व्यक्तिवादी अधिकारों के आलोचक हैं। व्यक्तिवादी अधिकारों के आलोचक हैं। माइकल जे सेंडर ने अपनी प्रसिद्ध रचना लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस लॉर्ड्स के सार्वभौमिक अधिकारों की मान्यता का खंडन किया। इनके अनुसार व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना समाज से पृथक रूप में नहीं है। इसलिए इन्होंने उदारवादी अधिकारों की संकल्पना को अमूर्त एवं अनैतिहासिक कहा। इसलिए इन्होंने उदारवादी अधिकारों की संकल्पना को अमूर्त एवं अनैतिहासिक कहा। अब माइकल वाल्जर के अनुसार अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता त्रुटिपूर्ण है। अधिकारों की कल्पना समाज के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है एवं प्रत्येक समाज वस्तु का समान महत्व नहीं होता है। अब हम देखिए मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियाँ देखिए, थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखिए यहाँ पर तीन पीढ़ियों मानवाधिकारों का विभाजन प्रारंभ में 1979 में चेक गणराज्य के विधिवेत्ता कार्यवासक द्वारा स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था में प्रस्तावित किया गया था। पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों की प्रवृत्ति मूलतः राजनीतिक थी, जिसमें जीवन का अधिकार, कानून के समानता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं
मतदान का अधिकार शामिल है। दूसरी देखिए आपको दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों के देखिए दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की मूल प्रकृति आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की मूल प्रकृति आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार देखिए तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार जो भी अधिकार हैं जो महज नागरिक तथा सामाजिक जो महज नागरिक तथा समाज जो महज नागरिक एवं समाज से परे हैं। इस निर्णय इसमें आत्मनिर्णय का अधिकार एवं सांस्कृतिक विरासत में ये सांस्कृतिक वादियों के अनुसार समाज में पीढ़ सत्तात्मकता के कारण महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकार निरर्थक है। अभी हम आगे देखिए सुसान मूलर ओकिन ने अपनी रचना जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली 1989 में कहा कि समाज की पूरी संरचना लैंगिक संबंधों पर आधारित है। समाज की पूरी संरचना लैंगिक संबंधों पर आधारित है। मैडियन यंग के अनुसार सार्वभौमिक नागरिकता देखिए मैडियन यंग के अनुसार सार्वभौमिक नागरिकता की संकल्पना में सार्वभौमिक नागरिकता की संकल्पना महिलाओं के विभेद या विशिष्ट स्थिति को मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब कि नारीवादियों द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का खंडन देखिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का खंडन देखिए नारीवादियों ने व्यक्तिवादी उदारवादी अधिकारों की सार्वभौमिकता मान्यता का खंडन किया। नारीवादियों ने व्यक्तिवादी उदारवादी अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता का खंडन किया। इनके अनुसार देखिए इनके अनुसार समाज में पीढ़ सत्तात्मकता के स्वरूप के कारण महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक एवं सार्वभौमिक अधिकार निरर्थक है। इनके अनुसार महिलाओं की समस्या अभी भी निम्नलिखित समस्याएं। पहला, महिलाओं द्वारा बच्चों का पालन पोषण करने के कारण इन्हें सार्वजनिक जीवन में कार्य करने में कठिनाई आती है तथा इन्हें कम वेतन में कार्य करना पड़ता है। दूसरा, जिस परिवार में पुरुष एवं महिला दोनों कार्यरत होते हैं वहाँ भी परिवार में जिस परिवार में महिला एवं पुरुष दोनों कार्यरत होते हैं वहाँ भी परिवार में घरेलू दायित्व महिलाएं ही संभालती है। अब तीसरा आप यहाँ देखिए क्या पीढ़ सत्तात्मकता के प्रभाव के कारण महिलाओं के घरेलू श्रम के मूल्यों का आकलन अभी तक नहीं किया जा रहा है। अब हम देखिए आगे आपके यहाँ क्या सुसान देखिए आपको आगे यहाँ क्या सुसान मूलर ओकिन ने अपनी रचना जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली 1989 में कहा कि समाज की पूरी संरचना लैंगिक संबंधों पर आधारित है। समाज में महिलाएं शोषित है। इसे महिलाओं के अधिकार कल्पना पुरुषवादी अधिकारों के दृष्टिकोण से संभव नहीं है। जबकि महिलाओं के अनुसार उनके जीवन के लिए कुछ विशिष्ट अधिकार आवश्यक हैं जो निम्नलिखित है। जबकि महिलाओं के अनुसार उनके जीवन के लिए कुछ विशिष्ट अधिकार आवश्यक है जो कि निम्नलिखित है। पहला आपने देखिए क्या, पहला आपको विवाह का अधिकार, दूसरा गर्भपात का अधिकार, तीसरा यौन उत्पीड़न से मुक्ति, चौथा आपको घरेलू हिंसा से निजात, पांचवा समाज में महिलाओं को विशिष्ट मूल्यों को मान्यता प्रदान करना। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष काफी महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखिए मानवाधिकार सैद्धांतिक रूप में सार्वभौमिक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध है परंतु इसका व्यावहारिक प्रयोग करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता का ध्यान रखना होगा। 21वीं शताब्दी मानवाधिकार एवं लोकतंत्र का युग है तथा मानवाधिकार का बढ़ता विश्वव्यापी प्रभाव मानव समाज के प्रभावी विकास का द्योतक है। हम देखिए मानवाधिकार सैद्धांतिक रूप में सार्वभौमिक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध है परंतु इसका व्यावहारिक प्रयोग करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता का ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना होगा। 21वीं शताब्दी मानवाधिकार एवं लोकतंत्र का युग है तथा मानवाधिकारों का बढ़ता विश्वव्यापी प्रभाव मानवीय समाज के प्रभावी विकास का द्योतक है यहाँ से अध्याय 4 जो था वो फिनिश होता है। अब अध्याय 5 की शुरुआत अगले वीडियो में करेंगे।